बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने अपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे चैप्टर नंबर 5 के, और चैप्टर नंबर 5 अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल से हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज की वीडियो एज यूजुअल मैंने तमाम पास पेपर चेक किए और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आए हैं उनकी मैंने एक स्लाइड सी बनाई है, 15 जो मोस्ट कॉमन है। बाकी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो हम उनको जब आपके पेपर्स थोड़े से करीब आएंगे 9th क्लास के, तब हम उनको डिस्कस करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। तो अभी जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, हर बोर्ड में आए हैं, उनकी मैंने एक वीडियो बनाई है। तो आंसर तो आपको पता है कि आंसर बुक में सारे इसके गिवन है। मैं सिर्फ आपको इतना गाइड करूंगी कि इसमें आपने लिखना क्या क्या है। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुँच जाए। ओके बच्चों, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की आप इसमें डेफिनेशन लिखोगे। तो बच्चों, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है? वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। और साथ साथ आप ये जरूर एक ग्राफ सा या फिर एक कन्वर्जन सी जरूर ड्रॉ करोगे जो लिखी है आपके बुक के ऊपर, लिक्विड गोज टू और कम बैक टू वेपर्स। ठीक है, अगर लिक्विड जो है वो चेंज हो रहा है वेपर्स में तो उसको कहते हैं वेपोराइजेशन, और अगर जो वेपर्स हैं लिक्विड में चेंज हो रहे हैं उसको कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। इसके अंदर कोई जरूरत नहीं है कि आप इसके इतने लंबे लंबे फैक्टर्स लिखो, नथिंग। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि आपकी बुक के ऊपर गिवन भी है डायग्राम। कंटेनर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर वेपर प्रेशर, लिक्विड वेपर प्रेशर के अंदर चेंज हो रहा है और फिर बाद में दोनों एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में एस्टैब्लिश भी हो रहे हैं। तो आप जैसे डायग्राम बना सकते हो और ये कन्वर्जन लिख सकते हो, और इसकी डेफिनेशन तो मस्ट ही है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इसके फैक्टर्स, क्योंकि 2 मार्क्स का शॉर्ट है। फैक्टर्स लिखोगे तो वो डेफिनेटली लॉन्ग बन जाएगा। तो इतना ज़्यादा चेकर को बोर नहीं करना कि आपको कुछ ज़्यादा ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वेदर एलोट्रोपी इज शोन बाय एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और बोथ। यहां पर बेसिकली उन्होंने हमसे 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं एक ही क्वेश्चन में। उन्होंने कहा है कि स्टेट भी करें और ये भी बताएं कि जो एलोट्रोपी होती है वो एलिमेंट्स शो करते हैं या कंपाउंड्स शो करते हैं या फिर बोथ। तो बच्चों, एलोट्रोपी की डेफिनेशन जो है वो क्या शो करती है? वो शो करती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म। तो बच्चे, कंपाउंड्स तो एलोट्रोपी में आते ही नहीं हैं, सिर्फ एलिमेंट्स होते हैं जो कि एलोट्रोपी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो इसका आप आंसर कैसे अटेम्प्ट करोगे? सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे एलोट्रोपी की, उसके बाद आप इसकी एग्जांपल दोगे, उसके बाद आप लिखोगे रीजन। रीजन में बताओगे तो एलोट्रोपी इज ओनली शोन बाय एलिमेंट्स नॉट बाय कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई सॉलिड्स शो रिजिडिटी। तो आपको पता है कि सॉलिड्स क्यों रिजिड होते हैं? बिकॉज दे हैव नो स्पेसिस अमंग द मोलिक्यूल्स। मोलिक्यूल्स आर क्लोजली कंबाइंड। ठीक है, कोई इनकी तुम्हें फ्री स्पेसिस नहीं होती, क्लोजली कंबाइंड होते हैं, दूसरे का कंपैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, हार्ड डेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस वजह से जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिडिटी शो करते हैं। कि उन पॉइंट्स में लिखा हुआ है जहाँ पर टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है ना, वहाँ पर रिजिडिटी का एक अलग से एक पॉइंट बना हुआ है। ठीक है, आप देखो अपनी बुक के ऊपर, वहाँ पर ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बॉयल्स लॉ एंड वेरीफाई इट विद एन एग्जाम्पल। बॉयल्स लॉ क्या है बच्चों? बॉयल्स लॉ स्टेट करता है द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या है? बॉयल्स लॉ। अब इसके साथ साथ आपने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखनी है जो कि है P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने हमसे सेकंड पार्ट में पूछे हैं एंड वेरीफाई विद एन एग्जाम्पल। तो आपने इसकी एग्जाम्पल भी बतानी है। इसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप इसमें पिस्टन्स वगैरह ड्रॉ करो, बस आप सिंपल बता दो कि हमने फर्स्ट के अंदर इतना प्रेशर डाला है, दूसरे के अंदर उसको डिक्रीज कर दिया, तीसरे के अंदर उससे डिक्रीज कर दिया, फिर इसे डिक्रीज, और वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, आपकी बुक पे वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है, वहां से आप याद करो, कोई जरूरत नहीं है कहीं पर जाने की। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज कर रहे हैं। तो बच्चों, मैंने आपको वहां पर बताया था कि वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर से मुराद क्या है? जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करता है, और जब टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज करता है। रीजन क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज करने से मुराद क्या है कि आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो। जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज करती है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज करती है तो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स अब्रप्टली, इमीडिएटली, तेजी से क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं वेपर्स के अंदर। इसकी वजह से क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज करता है। आज की बुक के ऊपर गिवन है, मैंने आपको ऐसे ही समझाया हुआ, डिटेल में काफ़ी चीज़ें ऐड की हैं, इसको रिलेट किया है पिछली चीज़ों के साथ कि किस तरह आप ये इफेक्ट कर रहा है वेपोरेशन को, कंडेंसेशन को, बॉइलिंग पॉइंट को। बच्चे इस तरह चीज़ों को रिलेट करके याद किया करें। जब आप इस तरह चीज़ों को रिलेट करके याद रखेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आप एक ही चीज़ की क्रैमिंग करते रहेंगे, रट्टा लगाते रहेंगे, फिर तो आपको समझ नहीं आएगी। आप चीज़ों को याद करें लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ। इसमें कोई शक नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड लाइन याद कर रहे हो, करो याद लाइन, इसमें कोई गुनाह कबीरा नहीं है, करो याद, लेकिन साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करो। क्योंकि पेपर के अंदर आप जाके इतना जल्दी आप अपने तरफ से खुद लाइन लिख सकते, क्योंकि अभी आपका लेवल छोटा है। तो बेहतर ये है कि आप जो बुक पे लिखा है वही याद करो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो। ठीक है, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? तो बच्चों हमें पता है द प्रेशर ऑफ एन एटमॉस्फेयर दैट कैन सपोर्ट मर्करी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर Hg high on at sea level on an area of 1 centimeter square at 0 degree Celsius is called as 1 atmosphere। जिस तरह मुझे ये डेफिनेशन आ रही है ना वर्ड टू वर्ड, इसी तरह आपको भी आनी चाहिए। ठीक है, याद रखनी है आपने सारी डेफिनेशन। इसके साथ साथ बच्चों आपने यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिख देनी, आपने सब बताना है कि 1 ATM कितने मरकरी के बराबर होता है? 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और 760 मिलीमीटर कितने बराबर होता है? 760 टोर के बराबर होता है। ठीक है, उसके अलावा आपने इसके आगे ये भी लिखना है कि जो 1 मिलीमीटर होता है Hg का वो इक्वल होता है 1 टोर के। ये सारी कन्वर्जन लिखनी है कि कौन सी चीज़ होती है, कौन सी इक्वल होती है। उसके अलावा जो 1 ATM होता है वो होता है 101325 पास्कल्स के, और यही इक्वल होता है 101325 Nm-2 के। ठीक है, ये सारी की सारी आपने लिखनी है कि कौन सी चीज़ किसके इक्वल है, कितनी वैल्यू के ऊपर। इसी डेफिनेशन के अंदर सब कुछ आना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय एवेपोरेशन? एवेपोरेशन बच्चों क्या होती है? तो हमें पता है कि एवेपोरेशन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस चेंज होता है किसका? लिक्विड टू गैसियस स्टेट, इसको कहते हैं एवेपोरेशन। ठीक है, आपने इसके अंदर क्या लिखना है? आपने सिर्फ डेफिनेशन लिख के इसकी जान नहीं छुड़ा लेनी है, 1 नंबर ही आएगा। फिर आपका 2 नंबर लेने हैं तो आपने इसकी एग्जाम्पल भी लिखनी है। हमने एग्जाम्पल किसकी की थी? वाटर मॉलिक्यूल की थी। H2O लिक्विड, जब H2O गैस के अंदर एवेपोरेट होता है, चेंज होता है, तो हम इसको कहते हैं कि एनर्जी जो हमें चाहिए होती है वो होती है 40.7 किलोजूल्स पर मोल। ठीक है, एनर्जी चाहिए होती है। कोई जरूरत नहीं है इतनी डिटेल लिखने की, इसके कौन से फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये वो कुछ नहीं, बस डेफिनेशन लिखनी है। एक अच्छी सी मॉडरेट सी एग्जांपल दी है कि 1 मोल वाटर को लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए इतनी एनर्जी आपको चाहिए होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट फैक्टर्स ऑन विच एवेपोरेशन डिपेंड्स। अब यहाँ पर उन्होंने पूछे फैक्टर्स, यहाँ पर लिखने आपने फैक्टर्स। तो फैक्टर्स कौन कौन से थे? सबसे पहले था सरफेस एरिया, उसके बाद था टेम्परेचर, उसके बाद था इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अब ये सिर्फ आपने नाम नहीं लिख देने, आपने ये बताना है कि सरफेस एरिया कैसे इन्फ्लुएंस करता है एवेपोरेशन को, टेम्परेचर जो होता है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है एवेपोरेशन को, सेम इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं एवेपोरेशन को। जब मैंने आपको एवेपोरेशन का टॉपिक समझाया था तो मैंने वहाँ पर आपको इनके रिलेशंस भी बताए थे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वो भी आपने लाजमी मेंशन करना है कि सरफेस एरिया का एवेपोरेशन के साथ कौन सा रिलेशन है। मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, आपने वो वीडियो देखनी है जाके, ताकि आप पूरा लेक्चर समझ भी लो वहाँ से। ठीक है, कि कैसे सरफेस एरिया का जो होता है वो रिलेशन होता है एवेपोरेशन के साथ। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताई थी टी ऑफ कप की और सॉसर की। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एफ्यूजन एंड गिव एग्जाम्पल। इसमें आपने एफ्यूजन को डिफाइन करना है और एग्जाम्पल भी देनी है। तो बच्चों एफ्यूजन क्या होती है? एफ्यूजन बेसिकली होती है मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड एफ्यूजन। एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो? एग्जाम्पल में जब आप बैलून को फिल अप करते हो, ठीक है, तो उसके बाद उसको आप उसका नोजल से अपने लिप्स हटा लेते हो और उसको छोड़ देते हो हवा निकलने के लिए, तो वो एफ्यूजन होती है। ठीक है, हाई प्रेशर कहाँ होता है? बैलून के अंदर होता है। और लो प्रेशर कहाँ होता है? हमारे सराउंडिंग के अंदर होता है। सराउंडिंग में लो प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू बैलून। ठीक है, इस वजह से जो एयर होती है वो बैलून के नोजल से निकल के आती है एयर के अंदर, और ये एफ्यूजन का प्रोसेस होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन तो हमने इस तरह पढ़ी है, क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स बाय मोलेकुलर मोशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एग्जांपल के अंदर आप क्या देख सकते हो कि इंक ड्रॉपलेट जो होता है वो कैसे वाटर के अंदर जाके डिफ्यूज होता है, ठीक है, और कितने टाइम में, और सारे इसकी चीजें, इसके फैक्टर्स लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक हो गया बच्चों, सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है और एक एग्जाम्पल देनी है। ओके बच्चों, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बोयल्स लॉ। तो बच्चों बोयल्स लॉ वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो मैंने भी यहाँ पर 2 बार ही लिख दी है कि इस तरह भी आ सकता है, आपको एग्जाम्पल के साथ भी आ सकता है और अकेले भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन 2 फैक्टर्स ऑन विच वेवर प्रेशर डिपेंड्स ऑन। 2 फैक्टर्स लिखने हैं। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि जब मैं पेपर ये बना रही होती हूँ ना, तो मैं ये नहीं देखती कि पेपर में ये जो क्वेश्चंस है वो इसी तरह आया हुआ है। तो आपको यहाँ पर उन्होंने इस वाले क्वेश्चन के अंदर उन्होंने 2 फैक्टर्स पूछे हैं। किसी क्वेश्चन के अंदर आपसे वो यही पूछ सकते हैं, कोई एक फैक्टर का पूछ सकते हैं कि नेचर ऑफ लिक्विड जो होता है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है किसको, वेपर प्रेशर को। उन्होंने हर दफ़ा ये नहीं कहना कि कोई से भी 2 फैक्टर लिखें, कोई सा भी एक फैक्टर लिखें वेपर प्रेशर को। आपने तो वेपर प्रेशर का पूरा टॉपिक याद किया है, एज अ लॉन्ग याद किया है ना आपने, तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि टेम्परेचर कैसे इन्फ्लुएंस करता है। पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि टेम्परेचर कैसे इन्फ्लुएंस करता है वेपर प्रेशर को। इस तरह वो कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बेसिकली मैं आपको बताऊँ कि जब मैंने पेपर्स दिए थे ना, तो बुक की लाइन्स आती थी। अब ऐसा नहीं होता, अब वो कॉन्सेप्ट्स पूछते हैं। ठीक है, रीडिंग में से बहुत पार्ट आता है, रीडिंग आपने अच्छी तरह करनी है, सारी रीडिंग याद करनी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, पूरा साल है आपके पास। मोबाइल वगैरह ज़रा कम देखना और पढ़ना दिल लगा के, तभी आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है राइट डाउन 2 फैक्टर्स ऑन विच एयर प्रेशर डिपेंड्स ऑन। तो आप इसके अंदर नेचर ऑफ लिक्विड लिख सकते हो, उसके अलावा साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख सकते हो, या टेम्परेचर लिख सकते हो, एज यू लाइक, जो आपको उस टाइम पर आ रहा हो। नेक्स्ट है डिफाइन एलोट्रोपी। तो बच्चों हमें पता है कि एलोट्रोपी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन 1 फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोपी। और जो मोर देन 1 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उसको हम एलोट्रोपिक स्ट्रक्चर कहते हैं, एलोट्रोप्स कहते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हो, सल्फर की दे सकते हो, कार्बन की दे सकते हो, वट एवर यू लाइक। उसके अलावा ये आपको एलोट्रोपिक के अंदर ट्रांजिशन टेम्परेचर के अंदर में डिफरेंस भी दे सकते हैं। ठीक है, आप इसको खुद ही मैंने आपको बताया भी हुआ है कि एलोट्रोपिक के दरमियान क्या डिफरेंस होता है ट्रांजिशन के साथ। उसके अलावा अमोर्फस और क्रिस्टलाइन। एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो मस्ट है ना, ये तो मैंने आपको पास पेपर के दिखाया ना कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देख लें, इसमें से बहुत कम होंगे जो एक्सरसाइज वाले होंगे, ज़्यादातर मेन रीडिंग में ही से आते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन चार्ल्स लॉ एंड राइट इज इक्वेशन। तो हमें पता है कि चार्ल्स लॉ क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर प्रोवाइडेड द प्रेशर कांस्टेंट। तो आपने ये भी बताना है कि इसको किसने डिस्कवर किया था, और इसकी इक्वेशन भी साथ आपने मस्त लिखनी है कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। इसको पूरे को ड्राइव करने नहीं बैठ जाना। जब उन्होंने पूछा कि सिर्फ इक्वेशन लिखनी है तो सिर्फ इक्वेशन ही लिखनी है। बस ये आप बता सकते हो कि V1 जो है वो इनिशियल वॉल्यूम है, T1 इनिशियल टेम्परेचर है, V2 जो है वो इनिशियल वॉल्यूम है, जबकि T2 जो है फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल टेम्परेचर है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्राइब एनी 3 टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। आपने कोई सी भी 3 टिपिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है गैसेस की। तो बच्चों आप कौन से लिख सकते हो, आप लिख सकते हो डिफ्यूजन, आप लिख सकते हो एफ्यूजन और प्रेशर। आप इतनी इसकी डिटेल नहीं देने लग पड़नी, आपने सिर्फ डिफ्यूजन लिखना है और बताना है कि गैसेस कैसे डिफ्यूज करती हैं। डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखनी है और कोई सी एग्जांपल दे देनी है। और प्रेशर के अंदर भी पूरा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर तक नहीं चल जाना, सिर्फ बताना है कि प्रेशर कैसे आप करते हो, गैसेस के ऊपर अप्लाई करते हो, किस तरह करते हो, और प्रेशर की डेफिनेशन क्या है और उसका यूनिट वगैरह क्या है। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं गैसेस की। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको यकीनन इस लेक्चर के अंदर भी कोई न्यू बातें आपको लास्ट में पता चली होंगी। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। हम कल अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और कल तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।